चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजल्ट का दिन है आज। उसी इसके साथ मस्त क्वेश्चंस करेंगे। भूल जाओगे तुम लोग। मैं तो बोलता हूँ मैराथन करेगा डायरेक्ट रिजल्ट आने तक। AS13 खत्म। चलो, तो अब तक क्या किया था देखो, वेरिएबल इनकम फिक्स्ड इनकम दोनों देख लिए। फिक्स्ड इनकम के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिक्स्ड इनकम में वो एक स्टोरी जानना ज़रूरी था जो मैंने तुमको बोला था, कि इंटरेस्ट जो खरीद रहा है उसको देना पड़ेगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से अब तक का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा जो बेच रहा है, और बेचने वाला इंटरेस्ट लेगा। और ब्रोकरेज वगैरह के एडजस्टमेंट्स देखे, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट्स देखे। तो ये सब अब तक देख लिया, पर अभी इसमें एक वेरिएशन है, एक चीज़ और नहीं है जो करेंगे। एक नया डिबेंचर है जिसका नाम सुना है क्या तुमने? कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? कुछ तो टाइम स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। तो अभी कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन गया? इक्विटी शेयर। तो वेरिएबल इनकम बन गया। पहले तो डिबेंचर था। अभी क्या करूं बोलो? दोनों मिक्स अकाउंट हो जाएंगे, तो कैसे करूं? थोड़ा सोचने का ट्राई करो। बोलो बोलो। बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, क्या बात है। मतलब पहले जब तक डिबेंचर है तब तक क्या करूं? फिक्स्ड इनकम वाला, है ना? तब तक डिबेंचर है तब तक फिक्स्ड इनकम वाला, और बाद में फिर वेरिएबल इनकम वाला। तो सिंपल है, देखो, जब तक वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक तो वो डिबेंचर ही है ना। तब तक तो उसका नेचर चेंज ही नहीं हुआ है। तो तब तक डिबेंचर, तब तक डिबेंचर की अकाउंटिंग करो, सिंपल। एक बार कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट होते ही वो अकाउंट का बैलेंस या कॉस्ट जो भी रहेगा वो कॉस्ट उसको दे देंगे आगे। ये ले, ये इक्विटी शेयर तेरी कॉस्ट, ये मेरी कॉस्ट थी, अब ये तेरी कॉस्ट बनेगी। ठीक है? तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पर इसमें दो तीन चीज़ें याद रखने जैसी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अपना इंटरेस्ट की डेट थी 30 जून। ठीक है? क्या डेट थी इंटरेस्ट की? 30 जून। और डिबेंचर कन्वर्ट हुआ इक्विटी शेयर्स में 1 अगस्त को। ठीक है? तो अभी मुझे बताओ, 1 अगस्त तक क्या था वो डिबेंचर? उस डिबेंचर पे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून को। पर उसके बाद भी 1 महीना बीत चुका है, तो इस 1 महीना तो डिबेंचर था, तो इस 1 महीने का इंटरेस्ट तो उसको एज ए डिबेंचर मिलना चाहिए, है ना? फिर बाद में वो इक्विटी शेयर हो जाएगा। पर जब तक, मतलब 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए कन्वर्ट होने से पहले अगर कुछ इंटरेस्ट बाकी होगा उस दिन तक का, तो वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये याद रखना कि उस दिन तक का इंटरेस्ट पहले क्लियर करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? उस दिन तक का इंटरेस्ट क्लियर करके फिर उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा देंगे। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने जैसी। बाकी तो कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल फिक्स्ड इनकम वाली अकाउंटिंग ही करेंगे, और फिर उसको बैलेंस जो भी कॉस्ट रहेगा उतने पोर्शन का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास थे 1 लाख डिबेंचर्स जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख, और कन्वर्ट हुए 50,000 ही। तो 50,000 वालों का मैं कॉस्ट कितना लिखूंगा फिर? टोटल इसकी कॉस्ट 2 लाख थी, अभी आधे ही कन्वर्ट हुए, तो आधे की कॉस्ट कितनी लिखूंगा? 1 लाख। तो इसे प्रोपोर्शनेट कॉस्ट लेंगे, मतलब जितने भी कन्वर्ट हुए उनकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ही लेंगे, बस बाकी कुछ करना नहीं है सच। तो यही अपना रहेगा। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन में जनरली इक्विटी शेयर का भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है। कन्वर्ट होने के बाद कुछ बहुत डिटेल्स नहीं देते हो कि बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, सब नहीं होता है। बस कन्वर्ट होने के बाद उसका बैलेंस, मतलब उधर आ जाएगा उसके इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर से जो भी मिला है, और बैलेंस, बस इतना ही आता है जनरली। या फिर डिविडेंड मिला तो डिविडेंड, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है उस पर। तो सबसे पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ये रहा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स are form of debenture which are convertible into equity shares after a specified period. परफेक्ट। चलो अभी इधर ध्यान दो, तुमने क्या लिखा है एक बार? अभी अभी जो बोला वही सब लिखा है। तुमने लिखते लिखते पढ़ा होगा क्या, या छापा? पढ़ा? चलो, पढ़ा होगा तो तुमको समझ गया होगा। वही चीज़ लिखी है कि जब तक कन्वर्ट होते नहीं तब तक तो डिबेंचर ही है, तो तब तक नॉर्मल डिबेंचर की अकाउंटिंग होगी। फिर जब कन्वर्ट हो जाएगा, तब देखो, जब पैसे बैंक में मिलते हैं तो अपन एंट्री क्या करते थे? बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, है ना? पर इस बार बैंक में पैसे नहीं आ रहे, इस बार क्या आ रहे हैं?
इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए इक्विटी शेयर्स टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ये एंट्री करते हैं, और वो एंट्री इसलिए मैंने लिखवा भी दी। पर इसकी अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट वो आएगी डिबेंचर की जो कॉस्ट रहेगी वो इक्विटी को दे देगा, ये ले अब तक मेरी कॉस्ट थी, अब ये तेरी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिबेंचर इक्विटी शेयर को दे देगा, तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट वही होगी जो डिबेंचर की थी, पर एवरेज ऑब्वियसली, मतलब जितने परसेंट प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, ठीक है, वो लेना मत भूलना। इसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा डेट ऑफ कन्वर्जन तक, मतलब तब तक कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक तो डिबेंचर ही था, तो तब तक तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो तब तक का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। और फिर इसके बाद इक्विटी शेयर्स अकाउंट भी बनाना है विदाउट फेल। क्वेश्चन में नहीं बोला, फिर भी इक्विटी शेयर्स अकाउंट एक बनता है, और सिर्फ बैलेंस भले ही लिख दो पर वो अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल में नहीं है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आरटीपी का, क्वेश्चन नंबर 15 आरटीपी का क्वेश्चन है। पढ़ना शुरू करो। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। चलो पढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन 8% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, देखो नाम में ही है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, कन्वर्ट होने वाले, ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट। सबसे पहले मैंने बोला था चेक किया करो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके वजह से लास्ट में चेक करने से समझ गया कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जैन को ओपनिंग होगा, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे बुक्स। इंटरेस्ट डेट क्या है, इंटरेस्ट की डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, ओके। इंटरेस्ट की डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, एवरेज कॉस्ट बेसिस बोला हुआ है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, परचेस किया है पहली बार 1 अप्रैल 2018 को, तो 1 अप्रैल 18 को पहली एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। कितने फेस वैल्यू के खरीदे डिबेंचर्स, 2 लाख, तो 2 लाख फेस वैल्यू के खरीदे, तो मैंने नॉमिनल वैल्यू में 2 लाख लिख दिए। क्या सामने वाला इंटरेस्ट मांगेगा, मांगेगा कितने महीने का, क्यों, इंटरेस्ट की डेट देखो रे, बुक्स का क्लोजिंग नहीं, इंटरेस्ट की डेट, इंटरेस्ट की डेट क्या है 31 मार्च, तो मैंने 1 अप्रैल को खरीदे, तो सामने वाले को तो कल ही इंटरेस्ट मिला होगा ना, तो वो थोड़ी मांगेगा मुझसे अभी, तो इसीलिए इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट तो नहीं भरेंगे। चलो परचेस प्राइस क्या है, एट रुपीज 108, 108 में खरीदा है, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, इंटरेस्ट इंक्लूडेड ही नहीं है, एक ही दिन, मतलब इंटरेस्ट मिलते ही नेक्स्ट डे खरीदा है मैंने, तो वैसे भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर कम इंटरेस्ट भी बोल देते तो भी 0 इंटरेस्ट होता, ठीक है। तो 108 एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही है। ब्रोकरेज है क्या नीचे देख लेना, विदाउट फेल नहीं है, ब्रोकरेज है ही नहीं क्वेश्चन में। चलो तो 2 लाख फेस वैल्यू के खरीदे 108 पर डिबेंचर में, तो अमाउंट कॉलम में आएगा। फेस वैल्यू इंडिविजुअल की बोली नहीं शायद इस क्वेश्चन में, पर बेस्ट अजम्पशन होगा 100 रुपए, फेस वैल्यू का बेस्ट अजम्पशन होगा 100 रुपए, क्योंकि 108 प्राइस दिए तो उसके आसपास ही कहीं फेस वैल्यू होनी चाहिए, तो कुछ बोला नहीं है तो 100 रुपए अज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 100 रुपए एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है, मतलब ही फिर मैंने 2000 डिबेंचर खरीदे हैं 108,
2,16,000 रुपए भर के। चलो 1 जुलाई को फिर से परचेस हुआ है, परचेस्ड अनदर ₹1,00,000, मतलब फेस वैल्यू 1,00,000 के और खरीदे हैं 1 जुलाई 18 को, 1 जुलाई 18 टू बैंक अकाउंट 1,00,000, 1,00,000 फेस वैल्यू के खरीदे हैं। अभी सामने वाला कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा मेरे से? उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च। तो उसके बाद कितने महीने बीत चुके? अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी मेरा खर्चा रहेगा। तो इंटरेस्ट हमेशा निकालेंगे फेस वैल्यू पे 1,00,000 इंटू 8% इंटू 3/12। तो ये 2,000 आता है शायद। 2,000 का इंटरेस्ट सामने वाले को देना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कम इंटरेस्ट प्राइस दिए ना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो सबसे पहले इसमें ऊपर लिखेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस, जो कि है 1000 डिबेंचर्स खरीदे थे 112 ना। तो 1,12,000 उसकी कम इंटरेस्ट प्राइस है। इसमें से इंटरेस्ट अलग कर दूंगा ताकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकल जाए। इंटरेस्ट मैंने अभी अभी निकाला, इंटरेस्ट था 2,000, 1,00,000 इंटू 8% इंटू 3/12, 2,000 का इंटरेस्ट है। तो मेरी एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गई 1,10,000। चलो तो इंटरेस्ट अभी 1,10,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट कॉलम में आता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देना। नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 30 सितंबर। इंटरेस्ट 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है बाय बैंक अकाउंट। 3,00,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है मेरे पास। 3,00,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 12,000 का इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे सेल किया है ऑन 1 अक्टूबर, ₹80,000 डिबेंचर्स वेर सोल्ड फॉर ₹105। चलो तो फिर से बाय बैंक, ₹80,000 मतलब ही 80,000 फेस वैल्यू के बेचे हैं। इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा, कल ही तो इंटरेस्ट मिला था, सामने वाले से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। 105 में बेचे हैं, तो 800 डिबेंचर्स 105 में बेचे हैं, तो मेरी सेल प्राइस आ जाएगी 84,000। 84 ना, बराबर है ना? 84 सेल होते ही अधूरा अधूरा लगता है पर अपने को, प्रॉफिट और लॉस। वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of profit loss on sale। सेल प्राइस 84 अभी अभी निकाली, लेस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 2,16,000 के मैंने खरीदे थे, फिर 1,10,000 के खरीदे थे, डिवाइड बाय ये टोटल थे 3,00,000 फेस वैल्यू के, पर मुझे चाहिए 80,000 फेस वैल्यू की कॉस्ट। एट सिक्स 86293, 86933 लॉस, 2933 का लॉस, 2933 का लॉस आ रहा है। चलो फिर लॉस की एंट्री करेंगे, P&L टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सेम डेट
बाय पीएनएल वर्किंग नोट नंबर 2 2933। आए हो यहां तक? चलो अभी नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट है ए लिमिटेड रिसीव्ड 5000 इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड in conversion of 25% debentures held on that date। कौन से दिन पे कन्वर्जन हुआ? पर वो तो बोला ही नहीं। पर क्या बोला है? क्या क्या कौन सी डेट? 1 दिसंबर। ऑन 1 दिसंबर को ऑप्शन दिया था, ऐसे ऊपर बोला है। ओके, तो 1 दिसंबर को ऑप्शन दिया था और उस डेट पे कितने इक्विटी शेयर्स मिल गए? 5000। पर कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए? 25%। तो मेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे? 2,20,000। अभी ये कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए इसमें से 25%, मतलब 2,20,000 का 25% कितना होता है? 55,000। तो 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए। पर किस तारीख को कन्वर्ट हुए? 1 दिसंबर। तब तक तो वो डिबेंचर था, तो उस दिन तक का पहले इंटरेस्ट बैंक में रिसीव करेंगे। कंपनी को वो पहले देना पड़ेगा क्योंकि तब तक वो डिबेंचर था, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है। तो 1 दिसंबर को सबसे पहले 1 दिसंबर 18 को बाय बैंक आएगा, जितना भी इंटरेस्ट उन डिबेंचर पे बनता है जो कन्वर्ट हुए। देखो 2,20,000 फेस वैल्यू के थे मेरे पास, उसमें से 25% कन्वर्ट हुए और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 8%। अभी कितने महीने का मिलेगा? 30 सितंबर को मिला था लास्ट, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का। ये होता है 1100। कितना आ रहा है? 733। ओके, 733 का इंटरेस्ट सबसे पहले मिलेगा। अभी नेक्स्ट देखो, इसी दिन पे मुझे इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो मुझे बस एंट्री करनी है बाय इक्विटी शेयर्स। देखो एज गुड एज मैं बेच रहा हूं, ठीक है। बेचते वक्त अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक, पर इस बार बाय बैंक, बैंक में पैसे नहीं आ रहे, इस बार क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए मैंने बाय इक्विटी शेयर्स लिखा। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर जा रहे हैं? 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर जा रहे हैं। इंटरेस्ट तो अभी अभी मिल गया ऊपर ही। इसके अमाउंट कॉलम में क्या लिखूंगा ये तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। इसके अमाउंट कॉलम में क्या लिखूंगा ये तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। अमाउंट कॉलम में क्या लिखूं? देखो इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस भी दी शायद, तो वो भी एक ऑप्शन है तुम लोगों के पास। तुम लोगों के हिसाब से क्या लगता है वो मुझे बताओ। 60,500 60,500। किसी का और कुछ आया? 59 59,766.66, मतलब 59,767। ठीक है, यही दो आंसर्स एक्सपेक्टेड थे मेरे को। देखो अपने को क्या निकालना है, अमाउंट कॉलम में क्या लिखते हैं? कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? डिबेंचर्स की कॉस्ट। 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की जो कॉस्ट थी वो किसको मिल जाएगी? अभी इक्विटी शेयर्स को मिल जाएगी, क्योंकि जितने डिबेंचर मेरे पास थे,
मतलब उसमें से 25% डिबेंचर्स मतलब 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स अभी कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर्स में। तो ये डिबेंचर क्या बोलेंगे, हमारी इतनी कॉस्ट थी, अभी ये तू ले ले, ये तेरी कॉस्ट बन जाएगी अभी। तो मुझे बेसिकली करना कुछ नहीं है, कॉस्ट निकालनी है 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की। तो देखो अपन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग बनाते हैं उसमें जो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना सेम, तो मुझे कॉस्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ ₹55,000 डिबेंचर्स। देखो 2,16,000 ओपनिंग कॉस्ट थी, 1,10,000 बाद वाली कॉस्ट है। और मैंने जैसे बोला था अगर एवरेज कॉस्ट निकालना है तो अमाउंट कॉलम के सारे ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। या तुम वो माइनस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ से मैं माइनस करके दिखाता हूँ तुमको। -84,000 वाले चले गए थे, -2933 वाले भी अमाउंट कॉलम में लिखा था, है ना। देखो इससे क्या हुआ, मैंने कॉस्ट ली 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स और मैंने कॉस्ट ही माइनस करी कितने, 80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की जो चले गए। तो ये जो कॉस्ट थी ये कितने डिबेंचर्स की है, ये 2,20,000 डिबेंचर्स की कॉस्ट है। मुझे चाहिए 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट। ये आता है मेरे हिसाब से 59, वो तुम्हारा जो आया था वो सही है शायद, 59767 करेक्ट है। और इसको दूसरा तरीका ये भी है, 216 + 110 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 55,000 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये चीज याद है क्या मैंने एक्सप्लेन करी थी, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ फिर भी। देखो अमाउंट कॉलम का डेबिट साइड पूरा और क्रेडिट साइड पूरा लेना है इस ट्रांजैक्शन के पहले का, बस सिंपल। तो ये कॉस्ट थी 2,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की, मुझे निकालनी 55,000, तो मैंने निकाल लिया। प्रॉफिट माइनस क्यों किया, लॉस माइनस क्यों किया इसमें से, यस यस 84,000 सेल वैल्यू है। तो मैंने कॉस्ट भी मतलब प्रॉफिट और लॉस भी अगर फिगर आउट कर लिया, वो भी ले लिया, तो उसका कॉस्ट ही एज गुड एज वहां पे कंसिडर हो गया है, तो कॉस्ट ही माइनस हो रहा है ना। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। बस कॉस्ट अगर पता चल गई है तो फिर अमाउंट कॉलम में कॉस्ट लिख दूंगा 59767, वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस। ये 1 दिसंबर को हुआ था, अभी 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करने हैं। तो 31 दिसंबर 18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे पास 2 लाख नहीं सॉरी 2,20,000 में से 55 कन्वर्ट हो गए ना, तो अभी बचे मेरे पास 1,65,000 फेस वैल्यू के। कुछ इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। 30 सितंबर को मिला था लास्ट, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का अक्रू करेंगे 1,65,000 पे। 1,65,000 इंटू 8% इंटू 3/12। देखो जो कन्वर्ट हुए उस पे तो मिल गए थे डिबेंचर्स, अभी जितने पड़े बस उस पे ही अक्रू करेंगे 3,300। और बैलेंसिंग फिगर लिख देना अमाउंट कॉलम में। बोल, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है वो, $5,000 इंटू 10। क्यों, फेस वैल्यू थी ना 10, तो लेना ही तो 15 लेना। देख फेस वैल्यू तो बस फेस की वैल्यू दिखाने की वैल्यू होती है ना, नाम ही है उसका फेस वैल्यू, बस ऊपर ऊपर दिखाने की वैल्यू, वो तो बस डिविडेंड कैलकुलेशन के काम में आती है। देख अपने को क्या लिखना था, वो डिबेंचर क्या बन गया, इक्विटी शेयर बन गया। तो अभी इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी है, तो इक्विटी शेयर मिलने के लिए मैंने क्या किया था, डिबेंचर खरीदा था, तब जाके इक्विटी शेयर मिला। तो डिबेंचर की जो कॉस्ट थी वो बन जाएगी इक्विटी शेयर की कॉस्ट। तो इसमें मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या है क्या नहीं, उसका कुछ रिलेवेंस नहीं, क्योंकि कॉस्ट जो डिबेंचर की थी वही बनने वाली इक्विटी शेयर की कॉस्ट। हाँ बनाना है ना, पर पहले एक चीज बाकी है ना इसमें, मार्केट प्राइस से चेक करना। अच्छा वो भी बाकी है, दी हुई ना मार्केट प्राइस, हाँ 110 दी है।
इसका वैसे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है अमाउंट कॉलम का, निकाला किसी ने? 179 300, 179 300 इसकी टोटल है। अब एक बार कंपेयर कर लेता हूँ बस। वर्किंग नोट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर ऑन 31/12, इसकी कॉस्ट है 179 जबकि फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू आएगी 1650 इंटू 110, कितना आता है? 1650 इंटू 110, क्योंकि मार्केट प्राइस 110 है, 181,500, तो फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो देयरफॉर इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, पर 830 कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, पर इसमें एक चीज बाकी रहे, पीएनएल को ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट। 31 दिसंबर को टू पीएनएल इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 12,33 14,033 बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। 16,033 16,033, इधर आएगा 3 लाख, इधर आएगा 3 लाख। चलो देखो ये अकाउंट तो खत्म हो गया, इसमें कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ एक इक्विटी शेयर अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए क्या बाद में, डिविडेंड वगैरह से कुछ भी नहीं दिया है, तो बस उसके अकाउंट में वो एंट्री क्या करी देखो अपन ने, इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, तो बस उनमें उसमें आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बाद में बाय बैलेंस, बस इतना ही करना है। एक छोटा सा इक्विटी शेयर अकाउंट बनाता हूँ मैं इधर ही। डिविडेंड कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स और amount। number of shares, amount, number of shares, amount। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को आया, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सबसे पहले, इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड, एक दिसंबर 18 को यहाँ पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर्स, पूरा नाम नहीं लिखा तो चलेगा, कुछ इशू नहीं। मुझे 5,000 इक्विटी शेयर्स मिले शायद, जिसकी कॉस्ट थी ऊपर ही निकाली अभी 59797, इतने पे ये एंट्री हुई। और फिर इसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो 31 दिसंबर 18 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 5,000 का बैलेंस कैरी डाउन करूँगा, बस खत्म। सेवन 6 7 था क्या? फाइव 9 7 6 7 खत्म। तो इसमें कुछ अलग नहीं खास, बस जब कन्वर्ट हुआ उसकी एक एंट्री एक्स्ट्रा आती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और है जो कर लेंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसमें वो भी है लास्ट 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 कंसेप्ट तुम्हारे इसका एज 13 का। एज 13 में जो लास्ट कंसेप्ट पेंडिंग है वो है ये वाला, जिसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी बहुत बार आया है, और ये काफी लॉजिकल भी है। चलो सोचते, दिमाग खोला, दिमाग खोल के रखा है क्या? चलो
देखो अभी क्या होता है, अपन ने जब क्लासिफाई किया था सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो मैंने दो इसमें किया था, एक तो करंट हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो करंट मैंने कब माना था कि लेस देन 1 ईयर अगर होगा तो। पर उसमें मैंने क्या देखा था, मुझे तो पता नहीं मैं 1 साल बाद बेचने वाला हूँ या नहीं। इंटेंशन देखा था कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं 1 साल के पहले पहले बेचने वाला हूँ या नहीं। पर खरीदने वाला ठहरा इंसान, और इंसान का इंटेंशन कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर सोचो, मैंने ऐसे सोचा था कि अ, अभी ये निशांत को कोई लड़की दिख गई और उसने सोचा ये तो लॉन्ग टर्म वाली है, मतलब जमेगा अच्छा खासा। पर जैसे जैसे निशांत टाइम स्पेंड करने लगा, निशांत को लगा नहीं यार ये तो ये तो करंट ही है, शॉर्ट टर्म। तो इंटेंशन चेंज, इंटेंशन चेंज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सोचो इंटेंशन चेंज होने से क्या होता है। देखो जब करंट है तो मैंने सोचा था कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच और इज लोअर पे वैल्यू करूंगा। पर अगर मैं तो कॉस्ट से, मेरे को फेयर वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, अनलेस परमानेंटली वैल्यू गिर जाए। पर मुझे फेयर वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, फिर मैं कॉस्ट पे वैल्यू करता हूँ। तो इसीलिए अगर चेंज हो रहा है तो डिफरेंस होगा। तो तुमको क्या लगता है, देखो अभी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा था जो था करंट। मैंने सोचा था कि नहीं ये करंट में ही शॉर्ट टर्म हो जाएगा इससे, पर लॉन्ग टर्म का चल गया। ठीक है, तो रिलेट मत करो इस तो मैंने खरीदा था करंट के हिसाब से, पर मेरा इंटेंशन चेंज हो गया। अभी मैं अब तक मैं वैल्यू कर रहा था कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा ये भी लिखता हूँ, चलो नंबर्स के साथ बताता हूँ ताकि तुम इमेजिन कर पाओ अच्छे से। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेंचर या बॉन्ड जो भी खरीदा था, मैंने 5,000 शेयर्स खरीदे थे। 5,000 शेयर्स मैंने करंट के हिसाब से खरीदे थे, तो मैंने खरीदे थे 100 रुपए में। ठीक है, तो चलो एक ही शेयर खरीदते हैं अपन, ज़्यादा कैलकुलेशन को झंझट ही नहीं। मैंने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए में करंट के हिसाब से, तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए। इसकी फेयर वैल्यू हो गई 96, तो मैं इसको कितने पे लेके आया था, 96। तो अभी ये शेयर कितने पे दिख रहा होगा, 96। अभी हुआ ऐसे, ये था 31 मार्च 12 का सिनेरियो, मैंने खरीदा था फॉर एग्जांपल 1 जैन 12 को। और इसके बाद क्या हुआ, 1 मई 12, 1 मई 12 को मुझे पता चला कि यार ये तो करंट नहीं है, ये तो हीरा निकला। तो इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा इंटेंशन चेंज हो गया। मेरा इन्वेस्टमेंट को रीक्लासिफाई करना पड़ेगा। मैंने पहले क्लासिफाई किया था उसको करंट, पर अभी रीक्लासिफिकेशन जरूरी है क्योंकि अभी ये बन गया है लॉन्ग टर्म। तो अभी इस दिन पे फॉर एग्जांपल इसके कॉस्ट तो 96 ही था, मतलब 96 पे ही दिख रहा है अपना शेयर बराबर। पर इसकी फेयर वैल्यू अगर इस दिन पे है 97। चलो तो मुझे बताओ, मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या, या शेयर 96 पे ही मैं चलने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 96 पे ही चलने दूंगा, क्यों। पर उसकी कॉस्ट तो 100 थी ना पहले, ये सोचा नहीं था तुमने शायद, अब सोचो। उसकी कॉस्ट तो 100 थी पहले, तो अगर पहले से लॉन्ग टर्म होता तो मैं 100 पे रखता उसको, वो तो 97 पे भी। अच्छा तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बोलो जब ये लॉन्ग टर्म, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, क्या अच्छा तुमको ऐसे लगा लग गया, बाप रे। बेचारे धक धुक में ही रहोगे आज। ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। तो एक तो लॉन्ग टर्म में जाने के बाद मैं इसको बोलूं कि तेरी कॉस्ट 100 है, या इसको बोलूं कि तेरी कॉस्ट 96 है, या इसको बोलूं तेरी कॉस्ट 97 है। बोलो तीनों में से क्या बोलूंगा मैं उसको। 96 कौन बोल रहा है, ओके 97 कोई बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हम। ओके, तो सही आंसर है देवी और सज्जनों,
मोहतरमा, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस महसूस होता है कि आपका जो जवाब है वो सही है। तुम्हारा जवाब क्या था? 96 था मेजोरिटी लोगों का जवाब, और वो सही है। देखो क्यों? 1 मई तक तो करंट था ना, 1 मई तक करंट था, तो उस दिन तक करंट के हिसाब से वैल्यू किया था, वो बराबर था, तभी गलती कुछ नहीं हुई है। 100 पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 96 तक वो करंट था, तब तक करंट हुआ। अब जाके किस में गया वो? लॉन्ग टर्म में। तो करंट भेज रहा है लॉन्ग टर्म में, तो करंट अपनी कॉस्ट जो भी रहेगी वो दे के भेजेगा लॉन्ग टर्म में। सिंपल, मतलब करंट भेज रहा है ना लॉन्ग टर्म में, तो उसको अपने घर के संस्कार दे के भेजेगा। तो अपने घर के संस्कार क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर। 1 मई को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर रहेगा, वो कॉस्ट वो उसको दे के भेजेगा कि ये ले, ये मेरी कॉस्ट थी आखिरी, अभी ये आखिरी निशानी मेरी तेरी पहली निशानी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे देख के भेजेगा वो। तो अगर मैं सिनेरियो चेंज करता हूं, अगर फेयर वैल्यू होती 95, अभी बोलो 95, 96 या 100? नहीं नहीं, 1 मई को कन्वर्ट हो रहा है, और उस दिन एक दिन पहले की फेयर वैल्यू ले ले 95 फॉर एग्जाम्पल। 95 इज करेक्ट। देखो जैसे मैंने अभी अभी बोला, मैंने अभी अभी वही बोला, जानबूझ के मैंने इसलिए ऐसे बोला कि करंट है ना, तो करंट भेजने से पहले अपने घर के संस्कार देके भेजेगा, वो अपनी आखिरी निशानी के साथ उसको भेजेगा। तो उसकी आखिरी निशानी क्या थी? कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच इज लोअर। तो करंट को पता चला 95 हो गया, तो उसको जाने से पहले बोला रुक रुक, तुझे 95 करता हूँ फिर जा, है ना। तो इसीलिए वो अपने घर के संस्कार देके भेजेगा। याद रखना, उसकी जो भी आखिरी निशानी होगी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर, उसके साथ वो आगे भेज देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए कॉस्ट क्या बनेगा? मतलब जब वो लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई होगा, तो उसके लिए कॉस्ट क्या बनेगा? जो करंट की आखिरी निशानी थी, और करंट की आखिरी निशानी क्या थी? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर उस दिन की। क्लियर? समझा है सबको? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं? पक्का? ओके। अब उल्टा सिनेरियो लेते हैं। मैंने खरीदा था एक जैन को 100 रुपए में, ये सोच के कि लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। पर धीरे 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 होता है, पर धीरे 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 मुझे पता चला कि नहीं यार, करंट ही है। अभी मुझे पता कब चला? 14 फेब को। हंस क्यों रहे हो तुम? ओह शिट, ठीक है। 14 फेब को मुझे पता चला कि नहीं यार करंट है। मैंने 3-4 लड़कों के स्टोरी पे देख लिया उसको, तो मैंने बोला कि जाने दो, मतलब अभिषेक को कुछ याद आ रहा है क्या? तो मैंने सोचा था खरीदते वक्त कि चलो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म है, तो मैंने तो कॉस्ट पे वैल्यू रखा था उसको। मैंने फेयर वैल्यू पे कम किया था क्या उसको कभी? नहीं। तो 100 रुपये ही अब तक, 14 फेब तक तो 100 रुपये ही है। पर 14 फेब को अभी इसकी कॉस्ट तो है 100 रुपये, इसमें तो कोई नहीं, इसकी फेयर वैल्यू है 96। तो मुझे बोलो करंट के लिए, करंट के लिए कॉस्ट क्या बन जाएगा? मतलब करंट पे जाते वक्त लॉन्ग टर्म किस इसमें भेजेगा? 100 या 96? 100। सेम लॉजिक, लॉन्ग टर्म भेज रहा है करंट में, तो लॉन्ग टर्म अपने घर के संस्कार देके भेजेगा। मतलब लॉन्ग टर्म बोलेगा कि मेरे पास मेरी जो भी वैल्यू रहेगी, मेरी जो भी आखिरी निशानी रहेगी, वो तेरी पहली निशानी बन जाएगी। मतलब मेरे लिए तो 100 ही था ना, तो लॉन्ग टर्म भेजते वक्त फेयर वैल्यू पे क्यों गिराएगा उसको? नहीं, लॉन्ग टर्म बोलेगा तू जा रही ना, तो 100 पे ही जा रही, 100 पे ही जा, ठीक है। तो लॉन्ग तो लॉन्ग टर्म था 100, तो करंट पे जाते हो क्या हो जाएगा? 100 ही रहेगा। भले ही फिर करंट पे वैल्यू करते हो, करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू करेगा, तो वो तब गिर जाएगा, पर लॉन्ग टर्म भेजेगा 100 पे ही। मतलब वो जाते वक्त ट्रांसफर होगा 100 रुपये पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कॉस्ट वही थी, है ना। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म में कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि परमानेंट डिक्लाइन हुआ तो कम हो गया। तो अभी फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये का परमानेंट डिक्लाइन हुआ था, तो इसकी कॉस्ट दिख रही थी या कैरिंग अमाउंट दिख रही थी 80, तो अभी कितने पे भेजेगा ये? 80। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी कैरिंग अमाउंट था उस पर भेज देगा वो। तो सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ, एक तो कॉस्ट पे भेजेगा, या तो कैरिंग अमाउंट अगर उससे कम होगी तो कैरिंग अमाउंट पे भेजेगा विच एवर इज लोअर, है ना। देखो एकदम सिंपल है, यही मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं।
रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म टू करंट हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म था, फिर मेरा इंटेंशन, क्वेश्चन है 2 मिनट, अगर लॉन्ग टर्म था, मेरा इंटेंशन लॉन्ग टर्म का था, और अभी इंटेंशन चेंज हो गया, अभी मैं इन्वेस्टमेंट को करंट के लिए रख रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म भेजेगा अपने वाले प्राइस पे, और उसकी वाली प्राइस क्या थी, कॉस्ट, पर हो सकता है परमानेंट डिक्लाइन हो तो कैरिंग अमाउंट कम हो, तो इसीलिए कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, ट्रांसफर विल बी मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, उस दिन पे जो भी रहेगा। और अगर करंट टू लॉन्ग टर्म करना है, मतलब पहले करंट था अभी लॉन्ग टर्म बन रहा है, तो करंट अपनी वाली प्राइस पे भेजेगा, करंट वाली प्राइस क्या थी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। चलो बाकी लोग बनाना शुरू करो, जिसको कुछ डाउट्स होंगे तुम पूछ सकते हो। चलो हुआ सबका, बड़े क्वेश्चन पे आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन है, जुलाई 21 में पूछा गया है, देखो 20 मार्क का पूछा गया था डायरेक्ट, इसमें दोनों इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर्स भी है और शेयर्स भी है। एक एक करके करेंगे, डेट वाइज करेंगे, साथ में करते चलो, फॉर्मेट बनाना शुरू करो। In the books of Mr. Z, investment in 8% corporate bonds account. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी है, उसके लिए डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, और इक्विटी शेयर्स भी नीचे देखो, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वाला अकाउंट ये बड़ा बनेगा, फिक्स्ड इनकम वाला थोड़ा छोटा है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, डेबिट क्रेडिट, you are required to prepare investment accounts for the year 2021, एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है छोटा सा, बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन, ओके। सजेस्ट वैल्यूज एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रिक्लासिफाइड, ये वाले पैरा में रिक्लासिफिकेशन का डेटा दिया है, वो लास्ट में देखेंगे, उसके पहले नॉर्मल अब तक जो कर रहे थे वही करना है। देखो यहाँ पे तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली चालू रखते हैं डेट वाइज, या तो एक अकाउंट खत्म करके दूसरा अकाउंट ये करते हैं, तो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, या तो तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं पहले फिक्स्ड इनकम में कर रहा हो तो मुझे सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है, तो फिर पहले वो अकाउंट करके फिर इक्विटी शेयर्स पे आ सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे ना साइमल्टेनियसली करना थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि कोई डेट मिस हो गया, इंटरेस्ट की डेट मिस हो गई, उससे अच्छा मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट वाइज करो, वो थोड़ा बेटर रहेगा, उसमें भी फिक्स्ड इनकम छोटा है तो पहले फिक्स्ड इनकम करते हैं। बनाया तुम लोगों ने फॉर्मेट, शुरू करें, बना रहे हो, ठीक है बना लो। चलो सॉल्विंग शुरू करते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा बड़ा सा क्वेश्चन, 20 मार्क, देखते हैं अपन 20 मार्क में से कितने ला सकते। 1 जून को परचेस किया है, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू बोलिए 100 रुपए पर बॉन्ड, 36,000 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1 जून को, तो 1 जून 20 टू बैंक अकाउंट, 36,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब ही 36 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स,
तो नॉमिनल वैल्यू में लिख देंगे 36 लैक्स। अभी हमेशा इंटरेस्ट का सोचना जरूरी है। लास्ट इंटरेस्ट सामने वाले को मिला होगा 31 मार्च, तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा, अप्रैल और मई। चलो 2 महीने का इंटरेस्ट देते हैं, फेस वैल्यू पे आएगा हमेशा। अच्छा कम इंटरेस्ट है क्या, तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। कहा गया, हाँ कम इंटरेस्ट है ना, तो चलो वर्किंग नोट ही बनाते हैं, इधर लिखने की जरूरत नहीं फिर। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। ब्रोकरेज है कुछ 36,000 के डिबेंचर्स 80.5 ना, 86.5। अच्छा सिर्फ 86 है, ओके 86 में खरीदा है 30 लाख। ये उसकी कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें से इंटरेस्ट को हटाएंगे तब जाके इंटरेस्ट प्राइस आएगी। तो इंटरेस्ट है 36 लाख लेना इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे, इंटू 8% इंटू 2/12, 48,000 का इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर दिया। चलो पहला ट्रांजैक्शन हो गया है। अभी इसी में देखते हैं 1 जून के बाद नेक्स्ट डेट क्या रहेगी। 30 सितंबर इंटरेस्ट की डेट। चलो इस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर 20 बाय बैंक 36 लाख के फेस वैल्यू पे 8% इंटू 6/12, 1,44,000 का इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। इसी में नेक्स्ट डेट क्या है, सेल। सेल की डेट 15 फेब को बेचा है, 15 फेब को बेचा है, सोल्ड 24,000 बॉन्ड्स एट 92x इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, हाँ यस, नहीं डेज नहीं मंथ से ही करेंगे। अगर आधा है परफेक्ट तो मंथ्स का ही कैलकुलेशन लेना। देखो यहाँ पे 15 फेब है ना, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था 30 सितंबर, तो बेचते वक्त मैं सामने वाले से इंटरेस्ट मांगूंगा नवंबर दिसंबर जैन और फेब आधा। ठीक है, डेज में मत करो, आधा जनरली रहा तो डेज में करने की जरूरत नहीं है। तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट मांगना पड़ेगा, 4.5 नवंबर दिसंबर जैन, अच्छा अक्टूबर भूल गया मैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और आधा। चलो 4.5 महीने का इंटरेस्ट मांगना है। तो सबसे पहले 15 फेब 21 को बाय बैंक ते फेस वैल्यू के बेचे थे 24 लाख फेस वैल्यू के बेचे, 24 लाख फेस वैल्यू के बेचे। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो वो भी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 94,000 इंटू 92, 24,000 इंटू 92, 22,08,000। अभी इंटरेस्ट 24 लाख पे 8% इंटू 4.5/12, 4.5 करना 72,000 आ रहा है। परफेक्ट, बेचते ही अधूरा अधूरा लगता है अपने को। P&L प्रॉफिट लॉस, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। इसमें सेल प्राइस
सेल प्राइस अभी अभी निकाली 22,08,000, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 30,48,000, ये थी 36,000 या 36 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की। मुझे निकालनी है 24 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट। किसी की आई कॉस्ट? ₹20,00,000, 32,000 कॉस्ट है, तो ये माइनस कर देंगे 1,76,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। सेम डेट 15 फेब, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,76,000 का प्रॉफिट। मेरे हिसाब से और कुछ ट्रांजैक्शन है ही नहीं। 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल जाएगा। 31 मार्च 21 बाय बैंक। मेरे पास 12 लाख फेस वैल्यू के ही बचे अभी। 12 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये 48,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा और 31 मार्च को क्लोज भी कर दूंगा बुक्स को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 12 लाख फेस वैल्यू का है पड़ा हुआ। इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा, कल ही मिला है। और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर। किसी का आया अमाउंट? 10,16,000। यस, 10,16,000। और इधर आ जाएगा 33 lakhs 4 और 14 ना, 24, 33,24,000 टोटल। चलो एक अकाउंट खत्म हो गया। वो तो इक्विटी शेयर्स का ना कुछ। बोथ इन्वेस्टमेंट हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट, मतलब दोनों करंट थे, पर 15 में 21 को क्या हुआ, डिसाइड्स टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, है ना। इक्विटी शेयर्स को रिक्लासिफाई करने का डिसाइड किया एज लॉन्ग टर्म। तो 15 में का है, और वो तो अलग से भी पूछा है उन्होंने, मतलब ये लास्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो पूछा है कि रिक्लासिफाई कैसे करोगे, तो वो अलग से ही लिखना है। अच्छा, ये कम राइट बेसिस है क्या? ठीक है, कुछ नॉर्मल परचेस ही है। कम राइट बेसिस क्या होता है ये मैं बोलता हूँ बाद में, कल मतलब कल ये नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा। पर इससे इस क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम राइट मतलब मैंने जब खरीदे थे ना, तब राइट्स अनाउंस हो चुका था, तो वो शेयर के प्राइस में राइट्स की प्राइस आ गई थी, मतलब शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ जाती थी तभी, तो उसको कम राइट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये देखेंगे अपन क्या हो रहा है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 8,000 शेयर्स और 190 पर शेयर प्राइस थी, तो इसका इसमें नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह लिखना, नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड। चलो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 20। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 8,000 शेयर्स थे मेरे पास,
कितना? 15,20,000। ओपनिंग बैलेंस है 15,20,000। चलो इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? 1 मई को क्या किया है? परचेस किया और 7,000 शेयर्स 230 ऑन कम राइट बेसिस। देखो कम राइट बेसिस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम राइट बेसिस मतलब ही राइट्स अनाउंस होने के बाद खरीदा है, तो राइट्स की प्राइस उसमें इंक्लूडेड होती है। पर अपन ने तो 230 में ही खरीदा है। ब्रोकरेज वॉज पेड 1% इन एक्स्ट्रा। चलो 7,000 शेयर्स खरीदे हैं 1 मई को। टू बैंक कितने? 7,000 शेयर्स खरीदे थे 230 में, और ऊपर से 1% ब्रोकरेज ऐड कर देंगे। 16,26,100 626,100 हो गया परचेज। नेक्स्ट परचेज के बाद दिया है बोनस। 15 जून को बोनस हुआ है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। चलो 15 जून 20 2 बोनस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 15,000 शेयर्स थे, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स, मतलब इंटू 2/5, तो मुझे मिलेंगे 6,000 बोनस शेयर्स। अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़े। चलो नेक्स्ट डेट राइट्स हुए शायद 1 अगस्त। राइट्स इशू 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट 230 में 1 शेयर दे रहे। मनी वॉज पेएबल बाय 31 अगस्त। तो एंट्री कब होगी? 31 अगस्त को, क्योंकि पैसा उस दिन दिया है तो एंट्री उस दिन होगी। 31 अगस्त को एंट्री करेंगे। 31 अगस्त 20 टू बैंक। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट। इसके लिए 3 बनाए थे ना सर? नहीं 2 ही बनाए थे, तो इसके लिए तीसरा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 अगस्त, क्योंकि उस दिन राइट्स अनाउंस हुआ है, तो उस दिन थे मेरे पास 8 थे, 7 खरीदे थे 15 और 6 मिले थे, मतलब 21,000। राइट्स का रेशियो 1:7, तो देयरफॉर राइट्स रिसीव्ड 21,000 इंटू 1/7। मुझे 3,000 राइट्स मिले। अभी इसका क्या किया है ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, नीचे दिया हुआ है। ओके 30% रिनाउंस किए। ओके तो यहाँ पे रिनाउंस और सब्सक्राइब। रिनाउंस और सब्सक्राइब, तो मैंने यहाँ पे रिनाउंस किए हैं 30%, मतलब 900 शेयर्स ना, और सब्सक्राइब किए 70%, मतलब भी 2100 शेयर्स। तो रिनाउंस कितने में किया वैसे मैंने? 75, तो मुझे इसके 75 मिले 67,500 टू बी क्रेडिटेड टू P&L। और ये 2100 खरीदे हैं 230 में, 4,83,000 इसको खरीदने के लिए देने पड़े। चलो तो मैंने खरीदे हैं 2100 शेयर्स 4,83,000 में, तो एंट्री कर देता हूँ। 31 अगस्त को एंट्री आएगी, क्योंकि पेमेंट पैसा उस दिन जा रहा है। अपन ने उसी दिन दिए ना, वही दिया ना? ना 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 25 अगस्त को दिया है उन्होंने। देखो ड्यू डेट थी पेमेंट की 31 अगस्त। चलो तो अब टू बैंक 2100 शेयर्स खरीदे हैं, 4 कितना था? 483। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं।
डिविडेंड डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। चलो डिविडेंड 6 पर शेयर, इसमें मजा आएगा डिविडेंड का एडजस्टमेंट। डिविडेंड 6 पर शेयर मिला है, पर कब का मिला है? ये पिछले साल का डिविडेंड है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब पिछले साल का डिविडेंड है और मिला है 16 सितंबर को, तो एंट्री आएगी 16 सितंबर को। राइट्स और बोनस पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एक बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता हूँ, देखता हूँ इन दोनों पे तो नहीं मिलने वाले। मतलब मुझे कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? सबसे पहले 15,000, क्योंकि 8,000 मेरे पास पहले से थे, 7,000 मैंने खरीदे थे, तो 15,000 का डिविडेंड मुझे मिलने वाला है। सबसे पहले 16/9/20 को बाय बैंक, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 में जाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल, तो 15,000 शेयर्स एलिजिबल है डिविडेंड के लिए। डिविडेंड पर शेयर कितना बोला था? पर शेयर 6 रुपीज, तो टोटल डिविडेंड मुझे मिल रहा है 90,000। इसको बाइफरकेट करना जरूरी है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट। मतलब 8,000 शेयर्स मेरे पास ओपनिंग से थे, तो उस पे डिविडेंड मिलने का मैं हकदार था, तो 8,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला है जिसका मैं हकदार था, ये मेरे लिए इनकम है, सही हुआ, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 8,000 शेयर्स पे जो 6 रुपए मिल रहे, ये 48,000 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे 7,000 शेयर्स पे जो 6 रुपए मिल रहे हैं, ये मैं हकदार नहीं था, किसी और के पास शेयर्स थे ये पिछले साल, पर मुझे मिल गया। तो अभी मैं इसको P&L में नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसमें से कॉस्ट कम कर दूंगा, तो ये रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट, ये कॉस्ट से रिड्यूस होगा और ये तो डिविडेंड कॉलम में जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस देके बाय बैंक में डिविडेंड कॉलम में आएगा 48, जो मेरा इनकम है, और जो कॉस्ट से रिड्यूस किया वो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। चलो धीरे धीरे जा रहे हैं, 1 स्टेप एट ए टाइम। नेक्स्ट देखते क्या हुआ। 1 दिसंबर को क्या हो रहा है? सोल्ड 7,000 शेयर्स एट 260। चलो 1 दिसंबर बाय बैंक सेल किए, मतलब बाय बैंक 7,000 शेयर्स सेल किए हैं, ऐसे उन्होंने बोला है, 260 पर शेयर। तो 7,000 इंटू 260, ब्रोकरेज ऐड करूं लेस करूं? लेस, वेरी गुड, लेस करेंगे। 18,01,800 सेल होने पे इतने पैसे मिले, पर अभी अधूरा अधूरा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, 1 दिसंबर का ही प्रॉफिट एंड लॉस। चलो वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। सेल प्राइस है 18,01,800, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सही से करना, ओपनिंग बैलेंस में 15,20,000 का था, प्लस 16,26,100 का और ख़रीदा था, प्लस राइट शेयर्स आए थे 4,83,000, और बस इतना ही था ना। और कॉस्ट से रिड्यूस किया था 42,000, तो ये माइनस कर देना। ये सारी कॉस्ट थी कितने शेयर्स की? 8, 7, 15 6 इसमें मिले थे बोनस में, तो 21, और 23,100 शेयर्स, ये 23,100 शेयर्स की कॉस्ट है। तो पर शेयर कॉस्ट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे निकालनी है 7,000 शेयर्स की कॉस्ट। 17,14,000। अच्छा वो प्रॉफिट था, 10,87,000 ये कॉस्ट आया, और प्रॉफिट आ जाएगा
14,800 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल सेम डेट पे आएगा 1 दिसंबर 20 टू पीएनएल। वर्किंग नोट 5 का रेफरेंस 7,14,800। चलो सेल हो गया, पीएनएल हो गया। अभी देखते आगे क्या है। 25 जैन को इंटरिम डिविडेंड मिला है। इंटरिम मतलब साल के बीच का डिविडेंड। तो अभी जितने भी शेयर्स रहेंगे सब पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वर्किंग नोट 6 पे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट डिविडेंड कॉलम में लिखा तो भी चलेगा। इंटरिम डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे, अभी जो भी शेयर्स है सब पे मिलेगा इंटरिम डिविडेंड। मेरे पास थे 8,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2,100 और प्लस 7,000। सॉरी माइनस ना, माइनस बेचे थे ये, माइनस 7,000 शेयर्स। कितना है ये, 16,100। और इस पे डिविडेंड पर शेयर है 3 रुपए। तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा 48,300। इसमें प्री और पोस्ट देखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है, साल के बीच का है। तो सारे शेयर्स पे हकदार था ही मैं, सारे शेयर्स का हकदार हुई। तो पूरा का पूरा मेरा इनकम है 48,300। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक। जिसने यहाँ पे लिखा होगा तुम यहाँ का लिखना, बाकी वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना। 48,300 डेट थी इसकी इंटरिम डिविडेंड की 25 कुछ थी ना, 25 जनवरी। चलो इंटरिम डिविडेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लगभग हो गया है, अभी खत्म। बैलेंस निकालना है बस, बैलेंस निकालना है 31 मार्च 21 का। देखो इक्विटी शेयर्स रिक्लासिफाई किए पर वो अगले साल 15 मई 21 बोला है, मतलब 31 मार्च के बाद। और उसका ट्रीटमेंट अलग से पूछा है तो वो अलग से दे देंगे। अपन नॉर्मल अभी बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मेरे पास थे, अभी अभी निकाला मैंने 16,100 शेयर्स बैलेंस में। डिविडेंड कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा, अमाउंट कॉलम में बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे 31 मार्च 2021 को टू पीएनएल, डिविडेंड पीएनएल में डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। डिविडेंड आएगा 96,300 टोटल है। जो पीएनएल में चला जाएगा। इस साइड का टोटल आएगा 23,100, 96,300 अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर। $25 लाख 100। अच्छा 1000 लिख दिया मैंने। 25 लाख 100 खत्म। अभी रिक्लासिफिकेशन की एक चीज पूछिए, वो बाकी है, जिसका ये बाकी खत्म कर लो। और पीएनएल अकाउंट देखो बोला क्या है इन्होंने, अभी ये साल खत्म होने के बाद मतलब 15 मई 21 को दोनों इन्वेस्टमेंट मेरे थे जो करंट इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि करंट है, पर 15 मई को मैंने डिसाइड किया इक्विटी शेयर्स को रिक्लासिफाई करने का, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को करंट से किस में लेके जाना है मुझे, अभी लॉन्ग टर्म। तो करंट से लॉन्ग टर्म में लेके जाना है तो मैं किस पे भेजूंगा उसको, उस दिन जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके दिन की
कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, करंट अपने वैल्यू पे लॉन्ग टर्म में भेजेगा। तो 15 मई की, अच्छा कॉस्ट कितनी थी अपनी इक्विटी शेयर्स के, इससे आ जाएगी। देखो यहाँ पे मुझे जगह नहीं है यार लिख, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा। चलो रिक्लासिफिकेशन का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एज पर AS 13 current investment will be reclassified into long term at cost or fair value whichever is lower on date of transfer। ये प्रोविजन पहले लिख दी, अभी कॉस्ट लिखता हूँ। तो कॉस्ट थी 25 लाख 100 आया था ना शायद टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट थी कितने 16,100 डिपेंड नंबर 16,100 इसकी। तो पर इसकी कॉस्ट कितनी है 155। तो कॉस्ट इतनी है, फॉर फेयर वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी देखो उस दिन की 180, 21 मई की फेयर वैल्यू है 180। तो विच एवर इज लोअर क्या है कॉस्ट ही, हेंस विल बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट, विल बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। ठीक है, रिक्लासिफिकेशन का ये आंसर हो गया सॉल्यूशन। लिख रहा है नहीं, एंजॉय कर रहा है बस। ये वर्किंग नोट नहीं, ये आंसर का ही पार्ट है एक्चुअली। तो मेरे पास ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। ठीक है, देखो ये ऐसे क्यों लिखा उन्होंने, क्वेश्चन में पूछते वक्त पूछा था कि रिक्लासिफिकेशन की ट्रीटमेंट क्या होगी हमें बताओ, तो वो नीचे बता दिया उनको। अभी इस क्वेश्चन में एक ही चीज बची है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो तुम घर पे बना सकते हो, पर उसमें क्या क्या आएगा मैं एक बार बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, उसके क्रेडिट साइड में देखो क्या क्या आएगा। पहले डिबेंचर का देखते हैं, डिबेंचर में एक बार 2 बार P&L आया, देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें आएगी, एक सेल ऑफ डिबेंचर वाला प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ट्रांसफर वाला। फिर इक्विटी शेयर्स में भी देखो P&L कहाँ कहाँ आया है, 2 बार आया यहाँ पे भी, तो 2 और 2 ये 4 चीजें हो गई। इसके साथ साथ जो राइट शेयर्स बेचे थे, राइट शेयर्स ने सॉरी सिर्फ राइट्स जो बेचे थे उधर लिखा था ना टू बी क्रेडिटेड टू P&L, तो वो तो 5 चीजें आएगी। ये पांचों चीजें P&L के क्रेडिट में लिख के टू बैलेंस। ठीक है, बस इतना करना है तुम लोगों को। तो इसी के साथ रुकते आज। ठीक है, अभी थोड़ा ही पोर्शन बचा है, मतलब जो एक दिन में हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, काफी प्रैक्टिस करिए, बहुत क्वेश्चंस किए, पास्ट ईयर RTP स्टडी मटेरियल सब कुछ किया है। तो इसकी टेस्ट भी जल्दी लेंगे, पर उसके पहले ऑल द वेरी बेस्ट तुम लोगों को।